गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे पशुपालन में, एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग पशु आहार एवं पोषण के बारे में देख रहे थे। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आप लोग पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो उसको देख लो। हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे आहार की परिभाषा, एक आदर्श आहार के गुण, राशन के बारे में पढ़े थे, राशन का वर्गीकरण पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, पशु आहार के अवयव पढ़े थे, पशु आहार देने की विधियां पढ़े थे, किस किस विधि से पशु को आहार दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 7वां नंबर टॉपिक। हम लोग 6 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 7वां नंबर टॉपिक देखेंगे पशु आहार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल फीड। ये देखते हैं हम लोग। इस तरीके से चार्ट बनाना है। पशु आहार या एनिमल फीड 2 प्रकार के होते हैं, 2 बड़ा कैटेगरी होता है। इसका सब कैटेगराइजेशन भी होता है, उप वर्गीकरण भी होता है। मोटे चारे, रफेज, दोनों नाम याद रखना, दाना, कॉन्सेंट्रेट्स। अब ये मोटे चारे क्या होते हैं उसको लिख लेना, जिसमें तंतुमय पदार्थ 18% से कम, CF मतलब क्रूड फाइबर, तंतुमय पदार्थ ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना, तंतुमय पदार्थ क्रूड फाइबर 18% से कम, और 18% से ज़्यादा। तंतुमय पदार्थ क्रूड फाइबर 18% से ज़्यादा होगा तो वो मोटे चारे हैं। और लिखना TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, कुल पाच्य पदार्थ। कुल पाच्य पदार्थ लिखना, ये 60% से कम होता है। 2 पॉइंट। वैसे ही ये इसका जस्ट उल्टा रहेगा। यहाँ पे तंतुमय पदार्थ क्रूड फाइबर होगा 18% से कम, और यहाँ पे कुल पाच्य पदार्थ TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होगा 60% से ज़्यादा। ये दोनों पॉइंट इसमें याद रखना है। अब मोटे चारे का 2 भाग है। मोटे चारे का एक सूखा चारा, दूसरा है हरा चारा। इतने को नोट कर लो, फिर देखते हैं। हम लोग देख रहे थे मोटा चारा, लिखा हुआ था मोटा चारा, सूखा चारा और हरा चारा में विभाजित है। अब सूखा चारा अगेन इन दोनों का और बड़ा वर्गीकरण है। सूखा चारा में दलहनी और अदलहनी दोनों प्रकार के होते हैं। दलहनी मतलब जानते हो, लेगुमिनेसी कुल का, जिसको लेग्यूम्स बोलते हैं, फलीदार भी बोलते हैं, जिसमें फलियां होती हैं, जैसे कि राहेर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, इसमें फलियां होती हैं। अदलहनी जैसे कि धान, गेहूं, इस तरीके से। ठीक है, अब उदाहरण देखना दलहनी का, फलीदार का। सूखी बरसीम, सूखी लूसर्न, ये दोनों भी लेगुमिनेसी कुल में ही आते हैं। लूसर्न का नाम अगर रिचका लिखा रहेगा तो भी वो वही चीज है। अदलहनी में गेहूं का भूसा, जौ का भूसा, यहाँ पे छोटा छोटा लिखते बनेगा तो ऐसे एरो करके लिख लेना, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला। और जौ के भूसा में लिखना सबसे अच्छा भूसा होता है जौ का भूसा। अब हरा चारा हम देखते हैं, खरीफ, रबी और बहुवर्षीय 3 भाग में विभाजित है। खरीफ में दलहनी और अदलहनी, रबी में भी दलहनी और अदलहनी। इसका उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ये उदाहरण लिखा रहेगा तो ये कौन सा कैटेगरी का है, मोटा चारा है, मोटा चारा का हरा चारा है, खरीफ का दलहनी है, ऐसे करके पता होना चाहिए। तो दलहनी में लोबिया, बरबट्टी, अगवार, उसके मतलब पौधे समेत ना, केवल फली ही नहीं, उसका पूरा पौधे समेत, जड़ को छोड़ के, और ग्वार फली का। और अदलहनी में ज्वार, बाजरा, मक्का, इसका पूरा पत्ता उसको उसी के लिए ही लगाया जाता है,
जिसमें पत्ते ज़्यादा होते हैं। उसके बाद रबी में है, दलहनी में है मटर, बरसीम, लूसर्न। यहाँ पे सूखी थी, यहाँ पे कच्ची रहेगी। यहाँ और अदलहनी में है जौ और जई। बहुवर्षीय में याद रखना नेपियर घास बहुवर्षीय पौधा है, इसी को ही बोलते हैं हाथी घास। या करके हाथी घास लिख देना पर्याप्त है। अब इसके बाद आगे का चीज़ देखते हैं। सूखे चारे का वर्गीकरण देख लिए, अब दाने का वर्गीकरण देखते हैं। सूखे चारे को क्या बोला था? रफेज, और दाने को कॉन्सेंट्रेट्स। वर्गीकरण को अच्छे से याद रखना, तभी आप लोग लिख पाओगे। उसको डिटेल्स जब लिखना रहेगा तो चार्ट टेबल से आप लोग अच्छे से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दाने अधिक प्रोटीन वाले और अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले में प्रोटीन कम होते हैं, अधिक प्रोटीन वाले में कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं। अब अधिक प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो जंतु से मिलेगा और वनस्पति से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा और प्लांट से मिलेगा। एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन। तो इसमें एनिमल प्रोटीन में है मछली का चूर्ण, अस्थि का चूर्ण, रक्त का चूर्ण। इससे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बनता है, मछली के चूर्ण में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है या कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो प्रोटीन वाले का वो उदाहरण है। अब ऐसे ही देसी वेजिटेबल प्रोटीन में है देसी बिनौला, मूंगफली का खली, तिल का खली, जितना भी तेल है, सरसों हो गया, सोयाबीन, सब का खली आ जाएगा। सब चीज़ दाने का उदाहरण है, ये भी याद होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आता है कि मूंगफली का खली दाना है या मोटा चारा है, ऐसे टाइप से भी प्रश्न बनता है। अब अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले देखते हैं। अनाज और दालीय बीज, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स सीड्स। जौ है, जई है, चना है, मक्का है, इसके बीज को खिलाया जाता है, जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अनाज के उपजात क्या होते हैं? ग्रेन्स, बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तो अनाज का जब जैसे कि चना हो गया, उससे चना का दाल बनाना है तो कुछ भाग टूट जाता है। जैसे कि धान से हम लोग को चावल अलग करना है तो उसका भूसा बच गया, जो बचा हुआ चीज़, टूटा हुआ चीज़, उसी को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट या उपजात। तो इसमें होता है गेहूं का चोकर, चावल का चोकर, चूनी, दालों का छिलका। तो यहाँ पे गेहूं का चोकर ना सबसे अच्छा होता है, उसमें लगभग 7 से 8% प्रोटीन होता है, फास्फोरस होता है, वो बहुत अच्छा होता है। चावल का चोकर अच्छा नहीं होता है, उसको घोड़ों, गधों, सुअर को खिलाया जाता है, दूध देने वाले पशुओं को नहीं खिलाया जाता है। उसके बाद है चूनी। चूनी क्या होता है? तो जब दाल को, जब जैसे कि कोई दाल हो गया, अरहर हो गया, दाल नहीं अरहर हो गया, खड़ा अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया खड़ा, जिसको हम लोग दाल बनाते हैं। जब दाल बनाते हैं तो उसका छिलका हो गया, उसका और कई भाग टूट जाता है, तो टूट के जो बचता है ना, उसी को बोलते हैं चूनी। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। उसके बाद है दालों का छिलका। चावल के चोकर को लिखना राइस ब्रान, इसी को बोलते हैं, जिसका तेल निकलता है, राइस ब्रान ऑयल। और दालों का छिलका पल्स हस्क, इतना लिख लेना। अब आगे देखते हैं। 8वां नंबर हमारा टॉपिक है खाद्य पदार्थों के पौषणिक मान। ये है हमारे पौषणिक मान। DCP डाइजेस्टिबल प्रोटीन, पाच्य प्रोटीन। TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, कुल पाच्य तत्व। ऐसे ही DCP और TDN कितना कितना होता है करके डायरेक्ट प्रश्न बनता है परीक्षा में। सभी का नहीं बनता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बताते जाऊंगा। वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ को ही लिखा हूँ, बुक में बहुत सारा दिया है। बुक में पूरा टेबल, मोटे चारे का पूरा पेज भर के दिया है, दाने का पूरा पेज भर कर दिया है, उसमें से मेन चीज़ का मैं बता रहा हूँ, कोशिश करना याद रखना। सबसे पहला नंबर है खाद्य पदार्थ हमारा मोटे चारे में देखेंगे। मोटे चारे में मोटे चारे का हम लोग वर्गीकरण किए थे। कैसा वर्गीकरण किए थे? सूखे चारे और हरे चारे के रूप में। तो ये सूखा रिचका, सूखा लोबिया, सूखी बरसीम,
रिचका यहाँ तक दिख रहा है, बरसिम यहाँ तक का कैसा है, सॉरी यहाँ तक का सूखा है और फलीदार है, और ये फलीदार तो है लेकिन हरा है। ये कैसा है, गेहूं भूसा, जौ भूसा, तो ये सूखा है लेकिन बिना फलीदार वाला है। अरे हाथी घास बिना फलीदार का हरा घास है, हरा है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको मैं बताया हुआ था, लेकिन मेन चीज़ का याद रखना है आपको। तो सूखा रिचका, जो सूखा रहता है ना, जैसे कि सूखा रिचका हो गया, तो उसमें डीसीपी ज़्यादा होता है। यहाँ पे जैसे कि 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा किस में है डीसीपी, इतने में देख के बताओ। सबसे ज़्यादा 11 है पहले नंबर में। तो जो सूखा रहता है ना, उसमें डीसीपी ज़्यादा होता है, और जो हरा होता है ना, जैसे कि हाथी घास देख लो, और देख लो लूसर्न रिचका, या लूसर्न रिचका का ही दूसरा नाम है लूसर्न, तो इसमें कम होता है। और इसके जैसे कि गेहूं का भूसा है, सूखा है लेकिन वो किस चीज़ का भूसा है, बिना फलीदार वाला, उसका एकदम 0 है। यहाँ पे अगर धान भी लिखा होता ना, वो भी बिना फलीदार का सूखा है, तो वो भी 0 रहता। ठीक है, आप लोग बुक में देखना, यहाँ धान के लिए भी 0 लिखा होगा। जौ ये भी लगभग 0 के बराबर ही है, 0.8, मतलब लगभग 1, बहुत कम है। तो बिना फलीदार का जो भूसा होता है ना, उसमें बहुत कम होता है, और जो फलीदार का भूसा होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। मध्यम में कौन कौन आ गए, तो हरे वाले आ गए। तो यहाँ पे लिख लेना, ये फर्स्ट नंबर में है, इतने में फर्स्ट नंबर में है सूखा रिचका या लूसर्न। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर में भी यही है, टीडीएन भी सबसे ज़्यादा इसी में है। टीडीएन, इसको हम लोग सबसे पहले मोटे चारे और दाने के लिए हम लोग पढ़े हुए थे। टीडीएन किस में 60 से ज़्यादा होता है, तो दाने में ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे सबका मान 60 से ऊपर है। और टीडीएन 60 से कम किस में होता है, तो मोटे चारे में होता है। यहाँ पे सब 60 से मान कम है। उसमें से भी सबसे कम किसका है, सबसे अगर कम देखते हैं तो उसमें से भी हरे वाले लोग का सबसे कम है। जो सूखा है उसमें टीडीएन ज़्यादा है, हरे वाले में जैसे कि हाथी घास हो गया, इसमें कम है। अब भूसा है, सूखा है, उसमें ज़्यादा है। इस तरीके से याद रखना। अब इधर देखो, दाने में देखना, देसी बिनौला का टीडीएन सबसे ज़्यादा है, ये फर्स्ट नंबर में है। इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो भी ये फर्स्ट नंबर में है। केवल दाने में देखें तो भी ये फर्स्ट नंबर में है। अब उसके बाद सेकंड नंबर में कौन सा है, तो मूंगफली का खली में टीडीएन सेकंड नंबर में है। अब इधर दाना का जो डीसीपी देखते हैं, डीसीपी में सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है रक्त के चूर्ण का। ये याद रखना, ये फर्स्ट नंबर में है। और सेकंड नंबर में है मछली का चूर्ण, ये सेकंड नंबर में है। ये कैसे है, किस प्रकार के दाने हैं, हम लोग दाने का भी वर्गीकरण पढ़े थे। ये अधिक प्रोटीन वाले हैं, इधर के इतने दूर तक के अधिक प्रोटीन वाले हैं, और इतने दूर के इधर अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट वाला में देखोगे, चावल का चोकर इसमें कम है, इसमें भी। तो इसमें जो अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले हैं ना, उसमें दोनों का मान लगभग कम है। और जिसमें अधिक प्रोटीन है उसमें डीसीपी और टीडीएन का, यहाँ पे प्रोटीन शब्द आया ना, इसीलिए इसमें प्रोटीन ज़्यादा है और इसमें कम है। और यहाँ पे टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा है। तो इसको याद रखना, स्टार लगा के, देसी बिनौला में होता है करके। सभी को इस तरीके से कंपेयर करके याद रख लेना। इससे कंपेयर करके बुक में और अन्य भी उदाहरण हैं किसके आसपास में है। आपको आसपास की वैल्यू में याद होनी चाहिए। उदाहरण इतना काफ़ी है, अगर इतना भी याद नहीं आए ना,
तो इससे कुछ कम भले हो लेकिन याद आना चाहिए। 12वीं कक्षा में उदाहरण देने के लिए इतना याद आना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे के टॉपिक देखते हैं। अब इसके बाद हमारा 9वां नंबर टॉपिक है विभिन्न खाद्य पदार्थों में शुष्क पदार्थ की मात्रा। एक टेबल बना हुआ है जिसमें खाद्य पदार्थ लिखा हुआ है, शुष्क पदार्थ का प्रतिशत मात्रा और नमी का मात्रा। पुस्तक में खाली शुष्क पदार्थ की मात्रा दिया हुआ है, परीक्षा में नमी की मात्रा भी पूछ देता है, पीएटी में या 12वीं की कक्षा के में पूछ देता है। हे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, शायद पुस्तक में नहीं दिया है लेकिन इसमें ना कई बार पूछा हुआ है नमी की मात्रा कितना होता है, तो 16%। हे साइलेज दोनों इम्पोर्टेंट है, शायद बुक में नहीं दिया है। तो सूखा चारा में कितना प्रतिशत शुष्क भाग सूखा है, तो शुष्क भाग रहेगा पैरा, जैसे पैरा या भूसा को समझ जाओ, पूरा सूखा है उसमें नमी की मात्रा बहुत कम रहेगा 10%, शुष्क की मात्रा रहेगा 90%। दाना या खली है उसमें भी लगभग वैसा ही रहता है 90 और 10। रसीले चारे जैसे कि बरसिम हो गया, रिचका या लूसर्न हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये अपोजिट हो जाता है, 75 से 90 भाग नमी का हो जाता है और 25 भाग शुष्क पदार्थ का हो जाता है। उसके बाद है हरा चारा, ये भी कुछ वैसा ही रहता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, इसी को आप लोग को याद रखना है। ये भी हरा चारा है, बरसिम और लूसर्न भी हरा चारा है, लेकिन हरा चारा करके आपको जब अलग से प्रश्न बनता है ना, रसीला चारा हो गया, बरसिम लूसर्न हो गया, हरा चारा ही है। हरा चारा का अलग से बनता है ना, तो हरा चारा में वो भी आ जाते हैं जैसे कि नेपियर घास, हाथी घास, तो थोड़ा एवरेज उन लोग का बदल जाता है, इसलिए इस एवरेज को याद रखना पड़ता है नमी के लिए। शुष्क पदार्थ पूछेगा तो दोनों का सेम है। उसके बाद साइलेज है, साइलेज का शुष्क पदार्थ 30%। साइलेज और हे क्या होता है, अभी तक आप लोग को नहीं पढ़ाया हूँ, उसको हम लोग चारों का संरक्षण करते हैं, उस विधि में साइलेज और हे को पढ़ते हैं। यहाँ पे एक साथ खाद्य पदार्थ को लिखवाया हूँ, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, शायद बुक में इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया है, उसको आगे अलग से पढ़ेंगे, वहाँ पे भी उसका मान पढ़ेंगे, लेकिन एक टेबल के रूप में याद रखने के लिए यहाँ पे अच्छा से इंपॉर्टेंट बना के पढ़ने के लिए, स्टार लगा के पढ़ने के लिए यहाँ पे मैं लिखवा दिया हूँ। तो इसमें 88% होता है शुष्क पदार्थ की मात्रा। साइलेज और हे का दोनों आंकड़ा अच्छे से याद रखना, 88%, 16। हे का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद ही रखना। अब इसके बाद जो आगे के टॉपिक हैं वो सूत्रों से संबंधित है, उसमें कुछ गणना है, कुछ सूत्र है, अन्य महत्वपूर्ण सूत्र भी पढ़ना है, और हम लोग को संतुलित आहार का मात्रा की गणना पढ़ना है। एक गाय को कितना, एक भैंस को कितना खाना देना पड़ेगा हम लोग को, अगर गर्भवती है तो कितना खाना देना पड़ेगा, अगर बछड़ा है तो कितना खाना देने पड़ेगा, उसका एक गणना होता है अलग से, कुछ फार्मूला का इस्तेमाल होता है, मतलब सूत्र का कुछ इस्तेमाल होता है और किया जाता है। तो उसको हम लोग एक अलग से फ्रेश लेक्चर से पढ़ेंगे, अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।